नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अभ्यास एग्री एकेडमी की यूट्यूब चैनल में। दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम हमारी जो एमसीक्यू सीरीज चल रही है, आज उसका पार्ट नंबर 5 है। ठीक है, तो चलिए, ये जो एमसीक्यू सीरीज है एग्रीकल्चर के सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे आरएचओ, क्वालिटी कंट्रोलर, ठीक है, एएफओ, जितने भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटेटिव एग्जाम सभी के लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर जरूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब दोस्तों आज सुबह से आप देख रहे होंगे कि है ना, आरएचओ की नोटिफिकेशन का एक जो है स्क्रीनशॉट शेयर हो रहा है। तो हाँ, वो सही है, स्क्रीनशॉट शेयर है, क्योंकि वो राज एक्सप्रेस पेपर में दिया हुआ है। ठीक है, जो स्क्रीन शेयर है वो राज एक्सप्रेस पेपर जो आता है उसके अंदर दिया हुआ है। तो आने 1 से 2 दिन के अंदर वेबसाइट, पीवी की वेबसाइट पर आरएचओ, क्वालिटी कंट्रोलर और है ना, इसके बाद हमारा सीनियर जो है हॉर्टिकल्चर ऑफिसर की जो वैकेंसी आने वाली है, तो उसके लिए आप बेस्ट टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। आपको है ना, बेस्ट कंटेंट के साथ फुल लेंथ टेस्ट, ठीक है, टॉपिक वाइज टेस्ट, आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल है मात्र 350 के अंदर। अगर आप IBPS CFO की प्रिपरेशन कर रहे हैं और 1 ईयर का आप कंप्लीट कोर्स चाहते हैं तो आप ये ले सकते हैं मात्र 2,500 रुपये में। चलिए दोस्तों, आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना। आप कुछ करें नहीं सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पर हम डेली MCQ सीरीज करते हैं, और इंस्टाग्राम जहाँ पर भी हम क्या डालते हैं, इस तरह से स्टोरी फॉर्म में क्वेश्चन डालते हैं। इन सब के लिए क्या करना है, अपनी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से। चलिए ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हर्बिसाइड इज रिकमेंडेड टू द कंट्रोल वीड्स इन द क्लस्टर बीन। ठीक है, क्लस्टर बीन मतलब ग्वारफली। ठीक है, ग्वारफली के अंदर खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए हम कौन सा हर्बिसाइड रिकमेंड करते हैं। ठीक है ना, क्लस्टर बीन्स मतलब ग्वारफली। तो इसका करेक्ट आंसर इमेजिथ हाइपर। ठीक है, इमेजिथ हाइपर जो होता है, आप देखो जनरली है ना, क्या नाम से आता है, परसूट नाम से आता है मार्केट के अंदर, है ना, टर्गा सुपर परसूट नाम से आता है, परसूट नाम से। ठीक है, तो इमेजिथ हाइपर जो है, ठीक है, पल्सेस के अंदर क्लस्टर भी नहीं, पल्सेस क्रॉप है, जनरली आप सोयाबीन में भी देखते होंगे, हम इसी का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है इमेजिथ हाइपर का, है ना। देखो आइसोप्रोट्यून है, इसका इस्तेमाल हम गेहूं में करते हैं, आपको पता होगा, वीट में करते हैं, है ना। ठीक है, मैट सल्फ्यूरन मेथाइल, ये भी हम गेहूं के अंदर करते हैं, मैट सल्फ्यूरन मेथाइल। ठीक है, ये भी हम गेहूं के अंदर इस्तेमाल करते हैं, अभी नया हर्बिसाइड है। ठीक है, एट्राजिन ये हम मेज के अंदर इस्तेमाल करते हैं, शुगर कैन मेज। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा फिर, इमेजिथ हाइपर। चलिए ऑप्शन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ए माइक्रो वाटर सेट एज ए ड्रेनेज। माइक्रो वाटर सेट का ड्रेनेज एरिया कितना होता है। तो माइक्रो वाटर सेट का ड्रेनेज एरिया होता है 400 से लेके कितना, 2000 हेक्टेयर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का कौन सा एग्जाम्पल है। ठीक है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का निम्न में से कौन सा एग्जाम्पल है। तो आपके सामने इंटरक्रॉपिंग, मिस्ट क्रॉपिंग, क्रॉप विद डेयरी एंड मल्टीपल क्रॉपिंग। तो दोस्तों इंटीग्रेटेड फार्मिंग होता है क्या है कि एग्रीकल्चर क्रॉप के साथ, क्रॉप प्रोडक्शन के साथ अगर हम एनिमल हस्बेंड्री करें, डेयरी करें, पोल्ट्री, फिशरीज हैं, एपीकल्चर, ये सब क्या होता है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, क्रॉप विद डेयरी, है ना, यही करेक्ट आंसर होगा। क्या इंटरक्रॉपिंग हो सकता है, नहीं, इंटरक्रॉपिंग का तो अंदर हम ओनली क्या लेते हैं, क्रॉप लेते हैं। हाँ, इंटरक्रॉपिंग में सिर्फ क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन जो हम क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं कि कल्टीवेशन ऑफ 2 और मोर क्रॉप्स, कल्टीवेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 क्रॉप्स साइमल्टेनियसली विद ए डेफिनेट रो अरेंजमेंट, एक निश्चित अनुपात के साथ हम 2 या 2 से अधिक क्रॉप्स लगाते हैं। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरक्रॉपिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है, मिस्ट क्रॉपिंग, तो मिस्ट क्रॉपिंग में क्या होता है, यहाँ भी हम 2 या 2 से अधिक क्रॉप लगाते हैं, लेकिन कोई विदाउट रो अरेंजमेंट लगाते हैं, यहाँ पर विदाउट रो अरेंजमेंट होता है। मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब क्या होता है, ग्रोइंग ऑफ मोर देन 2 क्रॉप्स इन ईयर, एक साल में 2 से ज्यादा क्रॉप्स को लगाना, इसको मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर सिर्फ क्या हो सकता है, करेक्ट आंसर यही होगा, क्रॉप विद डेयरी, क्योंकि ये तीनों तो क्या है, एक प्रकार के क्रॉपिंग के टाइप है। चलिए, हाईएस्ट सर्टिफाइड ऑर्गेनिक एरिया, हाईएस्ट सर्टिफाइड एरिया इन द ऑर्गेनिक फार्मिंग इन द स्टेट। तो दोस्तों ये क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में पूछा जा रहा है, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग को भारत सरकार से जो बजट सेशन 2022-23 है उसके अंदर है ना, एक पॉइंट बोला गया है बजट के अंदर कि हम नेचुरल या है ना, नेचुरल फार्मिंग या ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए गंगा नदी के किनारे 5 किलोमीटर का इधर और 5 किलोमीटर इधर एक कॉरिडोर बनाएंगे। तो भारत सरकार जो है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट कर रही है। इसके लिए भारत सरकार अलग अलग स्कीम्स भी चला रही है, जैसे परंपरागत कृषि विकास योजना। ठीक है, उसी प्रकार है नॉर्थ ईस्ट के लिए एक है मैडकोवर स्कीम नाम से, तो अलग अलग स्कीम्स भी चला रही है। तो भारत के अंदर कौन सा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा सर्टिफाइड ऑर्गेनिक एरिया है, तो इसका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या है, मध्य प्रदेश।
ठीक है। अब कुछ डाटा मैं आपको बता देता हूँ। फैक्ट क्या है कि भारत के अंदर आके टोटल ऑर्गेनिक एरिया है कितना, ठीक है, भारत के अंदर टोटल सर्टिफाइड ऑर्गेनिक एरिया कितना है, टोटल ऑर्गेनिक एरिया। तो टोटल जो ऑर्गेनिक एरिया है दोस्तों ये लगभग है 38 लाख, ठीक है, कितना 38 लाख पॉइंट 0 है ना, लाख हेक्टेयर, याद रखना। ये भारत के अंदर कितना है 38 लाख, ठीक है। इतना एरिया जो है कितना है 38 लाख लगभग एरिया क्या ऑर्गेनिक एरिया, जिसमें से मध्य प्रदेश में, ये टोटल इंडिया का है, इसमें से जो मध्य प्रदेश है ना, मध्य प्रदेश के अंदर है लगभग 11 लाख, अप्रोक्स कितना 11 लाख, ठीक है, 6477 ये है मध्य प्रदेश के अंदर है ना हेक्टर, इतना हेक्टर एरिया मध्य प्रदेश के अंदर क्या है ऑर्गेनिक एरिया। तो भारत के अंदर नंबर 1 कौन है, मध्य प्रदेश इसके अंदर। तो आप ये डाटा नोट कर लेना कि इंडिया के अंदर टोटल ऑर्गेनिक एरिया कितना है और मध्य प्रदेश के अंदर कितना है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा सोइल वाटर मेजरमेंट, कि सोइल के अंदर जो वाटर मैनेजमेंट है मेजरमेंट किस टेक्निक से करते हैं। तो सोइल के अंदर वाटर का जो मैनेजमेंट है हम किससे करते हैं, न्यूट्रॉन, ठीक है, स्क्रैटिंग मेथड, किसके द्वारा, न्यूट्रॉन स्क्रैटिंग मेथड के द्वारा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है क्वेश्चन, इफ एन इरिगेशन ऑफ 5 सेंटीमीटर डेप्थ वुड बी अप्लाइड टू व्हीट एंड सीपी वैल्यू इफ 5.5 देन व्हाट विद द IW/C रेशो, ठीक है। ये इरिगेशन शेड्यूलिंग अप्रोच होती है, ठीक है, इसके आधार पर हम इरिगेशन करते हैं। इरिगेशन टॉपिक के क्वेश्चन है, तो इस प्रकार कभी कभी है ना एग्जाम के अंदर न्यूमेरिकल आ जाते हैं, कुछ भी नहीं होता, IW/CP रेशो, ठीक है, CPE रेशो, दोनों सेंटीमीटर में होते हैं, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी, ठीक है, सेंटीमीटर में। ये इरिगेशन डेप्थ होती है, अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड, ठीक, यहाँ पर कितना है 5 सेंटीमीटर, कितना है 5 सेंटीमीटर है। ये जो होता है ना CP, ये होता है क्यूमुलेटिव पेन इवेपोरीमीटर जो होता है उसकी रीडिंग होती है, ठीक है, ये कितना है 5.5, ठीक है, तो लगभग आएगा 0.09 है ना, तो यहाँ पर जो है कितना आएगा 0.09 लगभग। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ द इंटीग्रेटेड न्यूट्रेंट मैनेजमेंट। भाई इंटीग्रेटेड न्यूट्रेंट मैनेजमेंट का एग्जाम्पल क्या है, तो इंटीग्रेटेड न्यूट्रेंट मैनेजमेंट होता है कि हम, ठीक है, केमिकल फर्टिलाइजर इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के साथ साथ है ना हम क्या करें, जो हमारे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर उनका भी हम है ना बायो फर्टिलाइजर। तो आप देखो कि भाई NPK यहाँ पर कोई आपको दिख रहा है क्या, कोई ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर या फिर फार्मयार्ड जैसा कुछ दिख रहा है, तो आप इस सभी में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर यूरिया है, FYM है और बायो फर्टिलाइजर। तो ये इंटीग्रेटेड का है ना, याद रखना इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में हम इनऑर्गेनिक के साथ साथ हमको क्या करना है कि जो ऑर्गेनिक मैन्यूअर्स होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक मैन्यूअर्स उनका भी इस्तेमाल करना है, बायो फर्टिलाइजर का भी इस्तेमाल करना है, इन सबको मिलाकर हम क्या कहते हैं इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 ये पूछा है द बोटनिकल नेम ऑफ द पॉपकॉर्न। भाई जो पॉपकॉर्न खाते हैं हम सिनेमा के अंदर आप देखते हैं ना, तो उसका साइंटिफिक नेम क्या, पॉपकॉर्न मेज का, तो जियामेज एवर्टा है ना, जियामेज एवर्टा, ठीक है, पॉपकॉर्न। जियामेज इंडुराटा फ्लंट कॉर्न, ठीक है, किसका नाम है फ्लंट कॉर्न का। इसके बाद जियामेज एमाइलिसिया, ये आपको मिलेगा किसका, तो आंसर है फ्लोर कॉर्न, ठीक है, फ्लोर कॉर्न का। इसके बाद जियामेज सेकराटा, ये आपको मिलेगा किसका, स्वीट कॉर्न, किसका आपको मिलेगा स्वीट कॉर्न का। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है पर्लमेलेट ग्रेन कंटेंट्स। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि पर्लमेलेट ग्रेन्स जो होते हैं बाजरा के अंदर कितना फैट होता है। तो बाजरा के अंदर सब जितने भी ज़्यादा सीरियल क्रॉप्स होती हैं, जितनी भी सीरियल क्रॉप्स होती है सबसे ज़्यादा जो फैट कंटेंट होता है वो बाजरा में ही होता है, कितना 5%, ठीक है। अमोंग सीरियल, याद रखना जितने भी, ठीक है, अमोंग सीरियल क्रॉप्स, ठीक है, हाईएस्ट फैट कंटेंट क्या है, हाईएस्ट फैट कंटेंट, याद रखना सबसे ज़्यादा क्या होता है फैट कंटेंट होता है। जितनी भी सीरियल क्रॉप्स होती हैं सब में क्या होता है सबसे ज़्यादा फैट की मात्रा होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सोइल वाटर इरोजन, ठीक है, सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सोइल वाटर इरोजन, ठीक है, सोइल वाटर इरोजन का तो भाई करेक्ट सीक्वेंस क्या होता है। तो करेक्ट सीक्वेंस जो होता है देखो, सबसे पहले भाई सोइल इरोजन होगा तो सोइल के कण एक जगह से डिटैच होंगे, अलग होंगे, है ना, सबसे पहले क्या होना अलग होना है, तो सोइल के कण डिटैचमेंट। दूसरे नंबर पर क्या होगा ट्रांसपोर्टेशन, और फिर अगली जगह जाएंगे। ऐसे यहाँ पर कोई मिट्टी है, ठीक है, यहाँ पर तो सबसे पहले सोइल के कण होंगे डिटैच, यहाँ हो गए डिटैच होके, फिर एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, यहाँ गए, यहाँ हो गए, फिर डिपोजिशन। तो डिटैचमेंट होना, ट्रांसपोर्टेशन होना और डिपोजिशन होना। तो यहाँ पर करेक्ट ऑर्डर क्या होगा डिटैचमेंट, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन होना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है
ब्राउनिंग और होलो स्टेम ऑफ द कॉलीफ्लावर, ठीक है, ब्राउनिंग और होलो स्टेम ऑफ द कॉलीफ्लावर भाई किसके कारण होती है, तो आंसर है बोरोन की कमी, है ना, किसके कारण होती है, बोरोन की कमी से, ब्राउनिंग और होलो स्टेम ड्यू टू बोरोन की कमी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, प्लांट टेक मोस्ट ऑफ द फॉस्फोरस, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ, कि प्लांट जो होते हैं फास्फोरस को अधिकतर, है ना, अधिकतर जो प्लांट होते हैं फास्फोरस को किस रूप में ग्रहण करते हैं, तो फास्फोरस को जो अधिकतर है किस रूप में ग्रहण करते हैं, H2PO4-, है ना, किसमें, H2PO4- के रूप में ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा H2PO4-। क्वेश्चन नंबर 13 है, एडजॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय हाइड्रोफिलिक सरफेस इट इज कॉल्ड, ठीक है, एडजॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय हाइड्रोफिलिक, है ना, तो क्या होता है कि किसी, है ना, जल स्नेही सतह के द्वारा पानी का अधिशोषण करना क्या कहलाता है, एडजॉर्प्शन मतलब अवशोषण नहीं होता, अधिशोषण करना, तो इसे कहते हैं इम्बाइबिशन, अंतःचूषण, क्या कहते हैं उसे हम, इम्बाइबिशन कहते हैं, अंतःचूषण, ठीक है, अंतःचूषण कहते हैं इम्बाइबिशन, एडजॉर्प्शन ऑफ द वाटर बाय हाइड्रोफिलिक सरफेस, तो इसको हम अंतःचूषण या इम्बाइबिशन कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, एजोटोबैक्टर इज ए, व्हाट इज द एजोटोबैक्टर, तो एजोटोबैक्टर इज द, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया। एजोटोबैक्टर क्या है, तो आंसर है फ्री लिविंग, आपको मालूम है एजोटोबैक्टर इज द फ्री लिविंग होता है, ठीक है, एजोटोबैक्टर इज द फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है कि बल्क डेंसिटी इज हायर, हाईएस्ट ऑफ क्ले सॉइल, क्ले लोमी सॉइल, सिल्ट और सैंडी सॉइल, निम्न में से किस सॉइल की बल्क डेंसिटी ज्यादा होती है, तो इसका करेक्ट आंसर है सैंडी, है ना, सैंडी सॉइल। अब सैंडी सॉइल करेक्ट आंसर क्यों है, क्ले सॉइल क्यों नहीं है सर, देखो बल्क डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है, बल्क डेंसिटी का, तो वेट, ठीक है, ऑफ ओवन ड्राई सॉइल, है ना, सॉइल, ठीक है, या वेट ऑफ द सॉइल, ठीक है, सिंपल मास होता है वेट ऑफ सॉइल। अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट होता है वॉल्यूम, नीचे होता है वॉल्यूम, नीचे क्या आता है, वॉल्यूम। हम बल्क डेंसिटी जब कैलकुलेट करते हैं, तो बल्क डेंसिटी कैलकुलेट करते समय हम जो वॉल्यूम रखते हैं ना, वॉल्यूम, वो हम टोटल लेते हैं, पोर स्पेस प्लस सॉलिड स्पेस, है ना, यहाँ पर जो है ना पोर स्पेस प्लस सॉलिड दोनों का हम लेंगे, है ना। अब एक बात बताओ, नीचे वॉल्यूम है तो हमको ये पता है कि क्ले सॉइल जो होती है हाई पोर स्पोर होते हैं ना, इसमें क्या होता है, पोर स्पेयर ज़्यादा होते हैं, पोर जो होते हैं हमारे छिद्र जो होते हैं, स्पेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। अगर भाई पोर स्पेस ज़्यादा होंगे तो बल्क डेंसिटी कम होगी, यस और नो। अगर पोर स्पेस नीचे वाली संख्या अगर ज़्यादा है, ये वाली संख्या अगर ज़्यादा है, तो ये अल्टीमेट ये जो है बल्क डेंसिटी ये क्या होगी, कम होगी, तो इसकी बल्क डेंसिटी कम होगी। हमको पता है कि भाई सैंडी सॉइल के अंदर पोर स्पेस कम होते हैं, सबसे कम पोर स्पेस सबसे कम इसी में होंगे। अगर पोर स्पेस कम होंगे तो बल्क डेंसिटी फिर अल्टीमेटली क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो इसलिए बल्क डेंसिटी इसकी ज़्यादा होती है। चलिए अगला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग द नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर, कि भाई निम्न में से कौन सा नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है थाइयूरिया, दूसरा है एंसर, तो दोनों करेक्ट आंसर है, ठीक है। हाँ ये जो होता है लोलैंड कंडीशन में यूज होता है, लोलैंड कंडीशन में इस्तेमाल होता है, और ये अपलैंड कंडीशन में, दोनों क्या है, दोनों याद रखना नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर है, ठीक है। ये कि दोनों क्या नाइट्रिफिकेशन की सॉइल के अंदर नाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस को क्या कर देते हैं, स्लो कर देते हैं, धीरे धीरे चलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 है, एसिड सॉइल कैन बी रिक्लेमेंट, भाई अम्लीय मृदा है उसको हम कैसे सुधारेंगे, एसिड सॉइल कैन बी, तो एडिटिंग लाइमिंग मटेरियल, ठीक है, किसके द्वारा, तो आंसर है लाइम मटेरियल के द्वारा उसको सुधारते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर है, फॉस्फोरस इज नेसेसरी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि फॉस्फोरस किस लिए आवश्यक होता है, क्या सूट डेवलपमेंट, रूट डेवलपमेंट, है ना, बैक्टीरियल ग्रोथ या फंगल ग्रोथ, तो आंसर है रूट डेवलपमेंट। फॉस्फोरस जरूरी होता है भाई किसकी, जड़ की वृद्धि के लिए, तो इसलिए हम बुवाई के समय, आपको पता है बेसल डोज के समय डीईपी इस्तेमाल करते हैं कि नहीं हम, क्यों, ताकि भाई फॉस्फोरस जड़ की, है ना, ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, एट विल्टिंग पॉइंट मॉइस्चर इज रिटेन, तो हम ये पढ़ते हैं जनरली 15 ATM। अगर पेपर में इस तरह से ऑप्शन आए तो आपको आंसर लगाना है फिर मोर देन 15 बार, ठीक है, कितना, मोर देन 15 बार। चलिए ठीक है, नेक्स्ट है, ठीक है, नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 ये पूछा जा रहा है कि रिमूवल ऑफ डिजीज प्लांट्स और देयर अफेक्टेड ऑर्गन्स, रिमूवल ऑफ डिजीज प्लांट्स और देयर अफेक्टेड ऑर्गन फ्रॉम ए फील्ड, इसे क्या कहते हैं, कि अगर हमारे खेत के अंदर कोई प्लांट है जो डिजीज प्लांट है, क्या है, डिजीज प्लांट है, क्लियर, या उसका कोई ऑर्गन जो है वो कोई ऐसे कोई प्लांट है ये, ठीक है, ये कोई प्लांट है
इसको बीमारी लग गई या किसी इसके पार्ट्स को बीमारी लगे, इन्फेक्टेड हो गया, इसको हटाना है, इसको कट करके हटाना है, इसी प्लांट को हटा देना, इसे क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं एरेडिकेशन। क्या कहते हैं इसको हम? एरेडिकेशन। क्या कहते हैं इसको? एरेडिकेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, द टर्म बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज शब्द किसने दिया? तो बैक्टीरियोफेज ने दिया भाई फेलिक्स डी हर्ले के द्वारा। किसके? फेलिक्स डी हर्ले के द्वारा आपको पता है बैक्टीरियोफेज शब्द दिया। बैक्टीरियोफेज की जो खोज है, डिस्कवरी है, वो FW ट्वाट, ठीक है, आपने पढ़ा होगा ट्वाट के द्वारा, है ना। खोज जो है डिस्कवरी, ठीक है, याद रखना, डिस्कवरी किसके द्वारा? तो आंसर है ट्वाट के द्वारा, डिस्कवरी ट्वाट के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, खैरा डिजीज इन राइस, राइस के अंदर खैरा बीमारी जो होती है किसकी कमी से होती है? तो ये तो है ना यूनिवर्सल क्वेश्चन है, तो आंसर है जिंक की कमी से। इसके बाद है जीनस फाइटोप्थोरा बिलोंग्स, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अगला, कि जीनस फाइटोप्थोरा जो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो नाम की बीमारी करता है, तो फाइटोप्थोरा बिलोंग्स टू ऑर्डर, भाई किस ऑर्डर में आता है? तो आंसर है फाइथियल्स। याद रखना किस में आता है? फाइथियल्स। परनोस्पोरल्स इसमें आता है, पता कौन है? इसमें आता है परनोस्पोरा, जो हमारी डाउन विल्ड्यू फंगस होती है वो, ठीक है। यूरिडेनल्स इसमें आता है हमारा यूरो, है ना, यूरो पक्सिनिया, रस्ट कोजिंग फंजाई जो होती है वो इसके अंदर आती है। चलिए स्टैग हेड इज फॉर्म इन विच डिजीज, ये है स्टैग हेड सिम्टम्स, ठीक है, इधर देखिए आप, तो आंसर स्टैग हेड, ये जो सिम्टम्स है इस प्रकार का आप स्टैग, ये इस तरह के सिम्टम्स आपको मिलेंगे मस्टर्ड में, जो व्हाइट रस्ट और मस्टर्ड होती है कि नहीं, तो व्हाइट रस्ट और मस्टर्ड जो बीमारी है एल्बेगो कैंडिडा के द्वारा जो होती है ना, एल्बेगो कैंडिडा, तो एल्बेगो कैंडिडा के द्वारा ये जो बीमारी होती है, ठीक है, एल्बेगो कैंडिडा से, तो व्हाइट रस्ट बीमारी, ठीक है, तो इसके अंदर हमको मिलते हैं स्टैग हेड, इस तरह के इस सिम्टम को बोला जाता है स्टैग हेड। क्वेश्चन नंबर 25 है, ठीक है, 25 ये कह रहा है कि एप्लिंकोइड्स, ठीक है, बेसी नाम का एक निमेटोड होता है, है ना, इन्फेक्टिंग द वाज फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब इन द इंडिया फ्रॉम, तो इसका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। ये क्या है? तो एक निमेटोड है। क्या है? निमेटोड। याद रखना क्या है? निमेटोड। इससे राइस के अंदर एक बीमारी होती है जिसका नाम है व्हाइट टेप ऑफ राइस, ठीक है, व्हाइट टेप ऑफ राइस। ये नेमाटोड से राइस के अंदर एक बीमारी होती है जिसकी पहली बार डिस्कवरी मध्य प्रदेश के अंदर की गई थी, तो व्हाइट टेप ऑफ राइस नाम की बीमारी होती है। क्वेश्चन नंबर 26 है, हैवेट एटिल फर्स्ट टाइम एस्टेब्लिश दैट ग्रेप वाइन फैन लीफ वायरस ट्रांसमिटेड, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्रेप के अंदर एक बीमारी होती है ग्रेप वाइन फैन लीफ क्लियरिंग वायरस जो है, किसका ट्रांसमिशन किससे होता है? जनरली हम ट्रांसमिशन जो पढ़ते हैं एफिड जैसे व्हाइट फ्लाई, लेकिन यहाँ पर जो ट्रांसमिशन होता है वो निमेटोड से होता है, जाइफिनिमा इंडेक्स, ये इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पर जो ट्रांसमिशन होता है वो किसके द्वारा होता है? तो आंसर है जाइफिनिमा इंडेक्स नाम की। जाइफिनिमा एक निमेटोड होता है। क्या होता है? निमेटोड, याद रखना, तो इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, किसके द्वारा? निमेटोड के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, लाइफ साइकिल ऑफ द सीड गोल नेमेटोड, लाइफ साइकिल ऑफ द सीड गोल नेमेटोड वाज इंक्लूड, है ना, कि सीड गोल नेमेटोड जो अंगुनिया टिटिसाई होता है कि नहीं, अंगुनिया टिटिसाई, ठीक है, तो भाई अंगुनिया टिटिसाई इसके लाइफ साइकिल को किसने? तो आंसर है डेवेन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 28, विच वेजिटेबल इज आल्सो नोन एज द अजरबैजान, ठीक है, अबरजाइन किसको कहते हैं? तो आंसर है ब्रिंजल को। किसको कहते हैं? तो आंसर है ब्रिंजल को कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर है अगला 29, द फीडिंग साइट नर्व सेल्स आर फॉर्म्ड बाय, भाई है ना, फीडिंग करने की नर्व सेल का फॉर्मेशन किसके द्वारा किया जाता है? तो नर्व सेल का जो फॉर्मेशन है ये किया जाता है किसके द्वारा? टाइलेंचुलस, है ना, टाइलेंच, ये होता है सिट्रस रूट नेमेटोड, ठीक है, ठीक है, सिट्रस नेमेटोड के द्वारा, किसके? सिट्रस, टाइलेंकुलस सिट्रस नेमेटोड, याद रखना सिट्रस रूट नेमेटोड होता है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है, क्वेश्चन नंबर 30 ये है, ठीक है, एथेरिगोना सुकाटा इज द सीरियस पेस्ट। एथेरिगोना सुकाटा जो होता है ना, ये किसका एक सीरियस पेस्ट होता है? एथेरिगोना सुकाटा इज द सीरियस पेस्ट हो, तो आंसर है सोरगम सूट फ्लाई। किसका? सोरगम सूट फ्लाई, आपको मालूम होगा सोरगम सूट फ्लाई, कौन सा? सोरगम सूट फ्लाई। क्लियर है? तो आई होप आपके 30 क्वेश्चन समझ आएंगे दोस्तों। आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट सूचना है, तो जो स्टूडेंट आरएचओ, क्वालिटी कंट्रोलर, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, या फिर जो अभी है ना आरएचओ के बाद ये जो बस वरिष्ठ हॉर्टिकल्चर अधिकारी की जो वैकेंसी आने वाली है, उन सभी के लिए अगर आप ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं, जो सब्जेक्ट आपके कुछ टफ लगते हैं, जैसे आपको प्लांट ब्रीडिंग है, फिजियोलॉजी है, ठीक है, अपना जेनेटिक्स है,
पैथोलॉजी है, आप उनकी है ना ऑफलाइन तैयारी भी कर सकते हैं। तो अभ्यास एग्री एकेडमी का ऑफलाइन सेंटर भी चालू हो चुका है, जहाँ पर इंदौर में पहले था वहीं पर वापस। तो आप है ना कुछ सब्जेक्ट ऑनलाइन भी कर सकते हैं, कुछ सब्जेक्ट आपको अगर टफ लगते हैं तो आप उनको ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर ऑफलाइन जो हमारी नवलखा पर है सुबह 8 से लेकर रात को 8 बजे तक रहती है। साथ साथ में आपको यहाँ पर फ्री लाइब्रेरी फैसिलिटी भी, अगर आपको यहाँ पर बैठ के पढ़ना है, कुछ डाउट पूछना है, तो मैं आपको दिन भर यहीं मिलूंगा, तो आप यहाँ बैठ के पढ़ भी सकते हैं और आपको ऑफलाइन क्लास की फैसिलिटी भी मिल जाएगी। तो आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है कि जो टफ सब्जेक्ट है आप उनको पढ़िए, आप दिन भर यहीं बैठिए, ठीक है। कुछ भी डाउट है वो मेरे से पूछिए। यहाँ पर बहुत सारी ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू बुक्स भी है लाइब्रेरी के अंदर, तो आप वो भी है ना उनसे अलग अलग डिफरेंट जो एमसीक्यू सीरीज़ है वो भी आप लगा सकते हैं। हॉर्टिकल्चर के आपको करना है तो उसकी बहुत सारी एमसीक्यू, यहाँ पर बहुत सारी किताब अलग अलग राइटर की जो है एमसीक्यू है ना और थ्योरी बुक्स हैं वो भी अवेलेबल हैं। तो आपको जो भी कुछ डाउट है, तो मैं कहता हूँ दोस्तों अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आप यहाँ बैठिए सुबह 8 से, जैसे ही मैं ऑफिस खोलता है सुबह 8 से लेकर रात को 8 तक बैठिए, रात और दिन पढ़िए, ठीक है। तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप हमारे इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हाँ, इम्पोर्टेंट एक और है कि आपको जितने भी आज तक मैंने ये पढ़ाया है, ठीक है, जितनी मैंने एमसीक्यू सीरीज पढ़ाई है, इससे पहले मैंने एएफओ के लिए पढ़ाया था, आपने देखा होगा ना, एएफओ के लिए पढ़ाया था, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लिए पढ़ाया था, है ना, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लिए, और हाँ ये चल रही है। आप इन सब की पीडीएफ लेना चाहते हैं, ठीक है, एक साथ बोले सर ये इतने सारे क्वेश्चन है, अगर हमको ये मिल जाएँ तो आपको लगभग 2000 से ऊपर क्वेश्चन हो जाएंगे, है ना। तो आपको इनकी पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। तो कुछ इसकी आज मिल जाएगी, है ना। तो इन सब की एक साथ एसएएफओ के अंदर लगभग 26 अलग अलग सीरीज थी, तो उसमें भी लगभग बहुत सारे क्वेश्चन थे, लगभग 1000-1500 क्वेश्चन थे। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन थे, तो उनकी आपको मैं पीडीएफ दे दूंगा डायरेक्ट। तो आपको है ना एग्जाम से पहले उनको आंसर को करेक्ट आंसर को पढ़ लेना एक बार, ठीक है ना। तो आपको टेलीग्राम जो चैनल है हमारा अभ्यास एग्री एकेडमी, इसको जरूर ज्वाइन कर लेना, आपको पीडीएफ यहीं पर मिलेगी, ठीक है। या फिर एप्लीकेशन पर आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना अभ्यास एग्री एकेडमी की, वहाँ पर आपको फ्री इन सब की पीडीएफ भी मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।